और चूंकि नवंबर महीना आदमियों का महीना है, इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है इस महीने में, इसीलिए आज बात करेंगे आदमियों से जुड़े मुद्दों पर, मर्दों से जुड़े मुद्दों पर, हमारे स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर। आज बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर अब आम सा हो चला है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि हर साल मरने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ होती है सिर्फ कैंसर से, और इसमें चौथा सबसे प्रसिद्ध जो कैंसर है वो है प्रोस्टेट कैंसर। तो क्या है प्रोस्टेट कैंसर, क्या है प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण और कैसे होगा इसका ट्रीटमेंट, आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है या फिर नहीं, इस तरह के तमाम सवाल हैं। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सुधीर चड्ढा सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट के सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में वो कार्यरत हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। और सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि आखिर प्रोस्टेट क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? प्रोस्टेट एक तरह की ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो हमारे पेशाब के रास्ते की शुरुआत में होती है, जहाँ से हमारा ब्लैडर ख़त्म होता है और पेशाब की नाली शुरू होती है, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। वहाँ पर इसको चारों तरफ से घेर के रहती है, सो दैट हमारे जो एक्सटर्नल सिक्रीशंस हैं, इन्फेक्शंस हैं, वो अपर ट्रैक तक ना पहुँचें। और अपर ट्रैक और लोअर ट्रैक के बीच में एक तरह का ये बैरियर सा बना के रखती है। हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे पूरे हार्मोनल बैलेंस के लिए, हमारी जेनेटिक एंड यूरिनरी लाइफ की सेफ्टी के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड अपना कार्य करती है। एक तरह की सिक्रीशंस बनाती है जो हमारे सेफ करती है, हमारे जेनिटल ऑर्गन्स को, हमारे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट्स को, हमारी किडनीज को ये सेफ करती है। सर चूंकि ये सिर्फ पुरुषों में होती है तो मेरा सवाल यही होगा कि ऐसी कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो सिर्फ पुरुषों में ही होती है? इंटरनेशनल मेंस डे पर चूंकि हम ये चर्चा कर रहे हैं तो जरूरी है कि हम जानें कि पुरुषों के लिए स्वास्थ्य के तौर पर ऐसी कौन कौन सी खास चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। पुरुषों में 2 ग्लैंड तो मेन तौर पर होती हैं, प्रोस्टेट और दूसरे होते हैं टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स, और ये जो टेस्टिकल्स होती हैं ये सिक्रीशंस करती हैं हार्मोन्स का, तो इनको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये कुछ एक्सक्रीशन भी बनाती हैं, जैसे स्पर्म्स बनाती हैं, जैसे सिक्रीशंस होती हैं, टेस्टिकल सिक्रीशंस होती हैं। तो ये दोनों तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। और हार्मोन जो है, जो प्रोस्टेट है, एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसके अंदर हार्मोनल फंक्शन नहीं होता है। इसकी जो सिक्रीशंस होती हैं सीधा डक्ट के थ्रू पेशाब के रास्ते में और सेमिनल वेसिकल्स के अंदर आती हैं, जिससे हमारे जो सेमिनल सिक्रीशंस हैं, जो टेस्टिकल सिक्रीशंस हैं, वो सेफ रहती हैं और उनको अच्छी तरह से पोषण मिलता है और वो एट टाइम ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप सेफली जब प्रजनन क्रिया के अंदर कार्य करती है। तो प्रोस्टेट में कैंसर हो गया है, ये कैसे पता करें? कैंसर किसे हो सकता है? क्या इसका खतरा सभी को है जितने भी पुरुष हैं, या कोई मतलब अलग से कोई लक्षण होता है कि प्रोस्टेट कैंसर किस किस में हो सकता है? कौन कौन पुरुष ज्यादा खतरे के दायरे में आते हैं? अब कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है जब भी अनकंट्रोल्ड कोई ग्रोथ हो जाती है किसी भी ऑर्गन के अंदर, उसको हम कैंसर बोल देते हैं। अब प्रोस्टेट के अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है प्रोस्टेट के सेल्स की, तो हम बोल देते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर हो गया। अब प्रोस्टेट कैंसर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है, नॉर्मल एज, एवरेज एज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रोस्टेट कैंसर की जो इंसिडेंस है वैसे वैसे इंक्रीज होती जा रही है। हायर द एज, longer the age group of the patient, higher the age group, more are the chances of prostate cancer. एंड उसके लिए सबसे पहले तो हमें अवेयर होना चाहिए। यूजुअली ये पाया जाता है 50 साल से उम्र के बाद। एंड जब भी ये तो हमारे प्रोटोकॉल के अंदर है हॉस्पिटल के, कोई भी आदमी अगर 50 साल की एज के बाद आता है तो उसके लिए प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग हम अवश्य करते हैं। इसके बेसिकली सिंपल टेस्ट होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं PSA, दैट इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। दूसरा होता है कि प्रोस्टेट को, क्योंकि प्रोस्टेट इजीली एक्सेसिबल ग्लैंड होता है, इसको हम अपने हाथ से, उंगली से फील कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट डिजिटल एग्जामिनेशन, रेक्टल डिजिटल एग्जामिनेशन। और तीसरी चीज़ होती है अल्ट्रासाउंड। ये 3 एक स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जिससे हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि प्रोस्टेट की कोई, इसके अंदर कैंसर होने की कोई संभावना है या नहीं। तो इसका मतलब मैं सेफ हूं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक 50 की एज के बाद ही ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है, तो यंग एज में नहीं होता है प्रोस्टेट कैंसर? यंग एज में यूजुअली नहीं होता है, जो हम इसकी स्क्रीनिंग शुरू ही 50 साल के बाद करते हैं। रेयरली कभी किसी इन मेडिसिन देयर आर नेवर एंड एवर, सो
अब किसी को भी हो सकता है, बट यूजुअली 50 साल के बाद ही किया तो प्रौढ़ावस्था में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना होगा अगर हमारे को ऐसा लग रहा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में थोड़ा सा एनलार्जमेंट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या और कोई लक्षण, कोई सिम्टम्स हैं जिससे ये पता लग जाए कि हमें प्रोस्टेट कैंसर की जांच करवानी है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आप करते ही हैं स्क्रीनिंग, आपने 3 टेक्निक भी बता दी डायग्नोसिस की, लेकिन बहुत सी जगहों पर, खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके होते हैं, वहां पर नहीं होते हैं इस तरह के इक्विपमेंट्स और इस तरह की चीजें। तो कैसे पता करें घर के घर में कि हमें प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, इसकी हमें जांच करवानी है? बेसिकली साल में एक बार ही जाके जब भी हम अपने जनरल टेस्ट कराएं तो हमें अपने एक डॉक्टर को बता देना, भाई देखो भाई हमारे एक प्रोस्टेट कैंसर की भी जांच कर लो। आजकल सब डॉक्टर्स को मालूम है कि हाँ जी, प्रोस्टेट कैंसर एक इजीली डिटेक्टेबल, इजीली मैनेजेबल, इजीली ट्रीटेबल डिजीज़ है जिसको हम इजीली ठीक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं। एंड जैसे हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि यस, जब भी हम एक बार डॉक्टर के पास जाएं, साल में एक बार, जब भी अपने रूटीन टेस्ट कराएं, हमें प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। तो ये तो हो गया कि हमें पहले क्या सावधानी रखनी है, लेकिन क्या कोई ऐसे लक्षण शरीर में, कोई ऐसा कोई लक्षण महसूस होता है कि कहीं कोई दर्द हो रहा हो, कहीं कोई अलग से एनलार्जमेंट फील हो रहा हो? प्रोस्टेट कैंसर, क्योंकि देखिए ब्रेस्ट कैंसर में आप पता लगा सकते हैं, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर का भी कोई ऐसा है लक्षण जो पता लग जाए बॉडी में? प्रोस्टेट कैंसर, क्योंकि प्रोस्टेट एक उस जगह पे है जहाँ से हमारे पेशाब की नाली को ये प्रभावित करता है। ये यूजुअली प्रेजेंट करता है पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट आ गई, पेशाब के रास्ते में कोई ब्लीडिंग हो गई, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर बड़ा कॉमनली हड्डियों के अंदर फैलता है। तो उसके किसी पेशेंट को, बड़े सारे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं बैक एक के साथ कि हाँ जी हड्डियों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया। सो बेसिकली पेशाब के, अगर 50 साल के बाद आपको पेशाब की कोई भी समस्या हो, जैसे पेशाब का रात को बारी बारी आना, पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब का आपको फील होना कि प्रोस्टेट पेशाब पूरी तरह खाली नहीं हो रहा है, तो हमें एक तरह से सावधान हो जाना चाहिए, भाई हम रूल आउट कर लें कि हमें कुछ है तो नहीं। लेकिन डॉक्टर, ये लक्षण तो शुगर के पेशेंट्स में भी देखने को मिलते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं। तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये जानना कि अगर 50 के बाद आपको डायबिटीज भी है तो क्या प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है? Sure. तो ऐसे में आप जो कह रहे हैं कि जांच करानी सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही कि आप जाएं डॉक्टर के पास और जांच कराएं। Correct. एक चीज और ये जानना चाह रहा था कि जैसे कैंसर का हम सुनते हैं कि स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और फिर थर्ड स्टेज, जहां पर बहुत ही सुनकर ही डर लगने लगता है। तो क्या प्रोस्टेट कैंसर भी ऐसी कोई स्टेजेस हैं, कोई चरण है क्या प्रोस्टेट कैंसर के? हर कैंसर के स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 आई मीन अर्ली कैंसर, स्टेज 2 मीन्स थोड़ा सा फैल गया, स्टेज 3 बहुत ज़्यादा फैला हुआ, स्टेज 4 तो बिल्कुल इलाज ही नहीं हो पाता है। इस तरह हर कैंसर के अंदर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 होती हैं। और प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि हम लोग किसी भी स्टेज में इसे ढूंढें, हम लोग इसका रिलेटिवली ईजिली मैनेज कर लेते हैं, रिलेटिवली ईजिली इसका इलाज कर पाते हैं। और बट अगर अर्ली स्टेज में मिल गया तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, अगर लेटर स्टेज में आता है हम इसको मैनेज कर लेते हैं। तो कैंसर के जो बाकी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम अगर लिम्फोमा की बात करें, ब्लड कैंसर की बात करें, या फिर हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, हर तरह के कैंसर में यही बात सामने आती है कि लाइफस्टाइल का और खाने पीने का कोई असर नहीं होता। तो कैंसर होता कैसे, फिर ये कैसे जाने कि कैंसर हो रहा है या कैंसर हो सकता है? कैंसर, व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज, जैसे मैंने शुरू में बताया था, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई आपके किसी भी चीज की। अब इसका खान पीन से कोई रिलेशन नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर कोई बायोलॉजिकल क्लॉक है सेल्स के अंदर, वो अपना कहना नहीं मान रही बॉडी कंट्रोल का, तो कैंसर हो गया। अब इसका खाने पीने से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, खाने पीने से, स्मोकिंग से कैंसर हो जाता है, जैसे लंग्स का, शराब से कैंसर हो सकता है, लिवर का, ज़्यादा मसाले मसूले खाने से इंटेस्टाइन के ऊपर फर्क पड़ सकता है, यस। बट प्रोस्टेट कैंसर का या किडनी ट्यूमर्स का या इससे कोई डायरेक्ट कोरिलेशन अभी तक नहीं पाया गया है। आपने कहा कि कैंसर वो होता है जहां पर एनलार्जमेंट हो जाता है किसी भी सेल्स का, यानी कि बहुत ही अनकंट्रोलेबल सेल्स ग्रोथ करने लगती हैं, टिश्यूज ग्रोथ करने लगते हैं। तो एक बनायन प्रोस्टेटिक हाइपरलेक्सिया, यानी कि ग्लैंड जो है, इसको बीपीएच बोलते हैं, जिसको जो परेशानी जो जानलेवा ना हो। हाँ, लेकिन इसमें भी बीपीएच बीमारी में भी तो ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगती है, तब भी चेकिंग ऐसी होती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो आकार है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर ये दो अलग चीजें हैं या नहीं, और अगर हैं तो अंतर कैसे करेंगे फिर? डेफिनेटली ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जिसको नॉर्मली प्रोस्टेट कहते हैं, ये यूजुअली खतरनाक नहीं होती है, ये जानलेवा बीमारी नहीं होती है। और कैंसर, इट इज़ डेंजरस, इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। अब ये कैसे पता चले कि हाँ भाई आपको प्रोस्टेट कैंसर है या बीपीएच है? तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, डिजिटल एग्जामिनेशन से, पीएसए से, और आजकल बड़ी सारी इमेजिंग टेक्निक्स आ गई हैं, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, पीएसए में पेट स्कैन है, जो बहुत बहुत स्पेसिफिक हैं। बट ये सब चीज़ें इमेजेस हैं। फैक्ट क्या है
जो हमारे सपोजिंग हमें किसी के बारे में शंका हो गई कि ऐसे प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, तो हम प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी मीन्स एक छोटा सा टुकड़ा लेके जांच के लिए भेजते हैं, और जो हमारा पैथोलॉजिस्ट है जो इसके बारे में जो फैक्ट बताता है, दैट आर द फैक्ट्स, और पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट ही फाइनल रिपोर्ट होती है कि किस आदमी को प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं। बाकी सब जांचें जो है इमेजेस हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ इमेजिंग में बड़ी सारी पद्धतियाँ जैसे मैंने बताया आ गई हैं। सिंपलेस्ट इज अल्ट्रासाउंड, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इजीली हो जाती है, टोटली पेनलेस है। एंड प्रोस्टेट अल्ट्रासाउंड एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है, और इसके बाद अगर हमें शंका होती है तो हम लोग टुकड़ा ले लेते हैं। फिर स्टेजिंग के लिए हम लोग MRI या पेट स्कैन या CT स्कैन या PSMA पेट स्कैन हम लोग करवा सकते हैं। इन सब चीज़ों से हम लोग पता कर पाते हैं कि हाँ जी किसी आदमी को प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है, तो किस किस्म का है, डेंजरस है या नहीं, वेरी डेंजरस है या नहीं, और कितना फैला हुआ है, क्या स्टेज है। ठीक है, तो आपने अभी पहले बताया कि प्रोस्टेट कैंसर का खाने पीने से कोई सीधा संबंध नहीं है, सेक्सुअल लाइफ से कोई सीधा संबंध नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन BPH जहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो थोड़ी एनलार्ज हो रही है, बढ़ रही है, इससे जूझ रहे आदमियों में क्या प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है? इन दोनों का आपस में कोई संबंध है क्या? हाँ, डेफिनेटली BPH तो बहुत ही कॉमन चीज है, प्रोस्टेट कैंसर भी बड़ी कॉमन चीज है। दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, दोनों बड़े कॉमनली इकट्ठे होते हैं कि यस प्रोस्टेट कैंसर भी और BPH भी है। और अगर प्रोस्टेट कैंसर BPH दोनों है तो प्रोस्टेट कैंसर टेक्स द प्रेसिडेंस ओवर द ट्रीटमेंट। तो अब डायग्नोसिस पे बात कर लेते हैं। आपने वैसे 3 तरह के जो डायग्नोसिस थे वो बताए थे। मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा कि आप प्रोस्टेट कैंसर की जांच करते कैसे हैं, क्योंकि जांच कराने से भी तो डर लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, कहीं दर्द ना हो, मतलब डर जांच से भी है। तो जांच में क्या क्या आपकी स्टेजेस होती हैं, आप कैसे डायग्नोस करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर है? सबसे पहले तो हमें शंका होनी चाहिए कि यस ये जो आदमी पेशेंट हमारे पास आया है इसे प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो सबसे पहले तो उसको एग्जामिन किया जाता है। एग्जामिन में हम लोग रेक्टली एग्जामिन करते हैं, जिसके अंदर टोटली पेनलेस एग्जामिनेशन है कि उसके प्रोस्टेट को फील कर लिया जाता है। अगर उसके अंदर हमें लगता है कि हाँ जी कोई शंका है, कुछ और चीज़ करनी है, तो अल्ट्रासाउंड की जाती है। अल्ट्रासाउंड अपने आप में टोटली पेनलेस एंड टोटली नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। एंड सपोजिंग इसके अंदर आपको लगता है कि हाँ जी कोई चीज़ आ गई, तो अगर पेशेंट फिट है तो हम लोग उसकी बायोप्सी कर लेते हैं। बायोप्सी इज ऑल्सो ए पेनलेस प्रोसीजर। हम लोग अल्ट्रासाउंड से देख लेते हैं कि किस जगह बायोप्सी करनी है, वहाँ से एक दो टुकड़े ले लिए जाते हैं जांच के लिए, जो कि हम पैथोलॉजिस्ट को भेज देते हैं। जो पैथोलॉजिस्ट होता है, जो अपने आपके अलग स्पेशलिटी है, वो माइक्रोस्कोप में देख के बता देता है कि यस डॉक्टर साहब इसको कैंसर है या नहीं है, तो किस किस्म का है। अब एक बार डायग्नोसिस हो गया, फिर उसको स्टेजिंग किया जाता है कि हाँ भाई कैंसर कितना फैला हुआ है, कि लोकलाइज्ड है, स्प्रेड लोकल स्प्रेड है या डिस्टेंट स्प्रेड है, जैसे मैंने बताया अर्ली, लेट और इंटरमीडिएट स्टेज जी। उसके लिए हम लोग फिर MRI कर सकते हैं। आजकल बड़ी अच्छी जांच आ गई है, PSMA पेट स्कैन, और जिससे हमें बिल्कुल ही पता चल जाता है कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक जो हमारे जो सेल्स हैं कहाँ पर है और कितने कितने बड़े हैं। बोन स्कैन सब कर सकते हैं उसके जांच करने के लिए। ये सब चीज़ें रिलेटिवली ईजिली और नॉन एक्सपेंसिव हैं। इसके अंदर कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई जांच नहीं है। अल्ट्रासाउंड तो हार्डली 1000-1500 रुपये में आज की डेट में हो जाती है। प्रोस्टेट बायोप्सी भी तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये के अंदर आज की डेट में कॉस्ट कर जाती है विद ऑल द रिपोर्टिंग्स। इसके आगे की जांचें हैं PSMA पेट स्कैन और MRI, ये थोड़ी सी कॉस्टली हैं, बट ये भी 10-12 हज़ार 15 हज़ार के अंदर सारी स्टेजिंग हमारी हो जाती है। हाँ, लेकिन हमारी सेहत से बढ़कर तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपने बताया कि कैसे डायग्नोसिस होगा सामान्य आदमियों के लिए जिन्हें प्रोस्टेट कैंसर नहीं है, उन्हें क्या क्या करना है। अब हम डॉक्टर सुधीर बात उन लोगों के बारे में कर लेते हैं जिन्हें प्रोस्टेट कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर का इलाज कैसे होता है, ट्रीटमेंट क्या है सर? बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इट इज़ रिलेटिवली इजीली मैनेजेबल, रिलेटिवली इजीली ट्रीटेबल कैंसर। इसके लिए मुख्यतः 3 तरह की पद्धतियाँ होती हैं। एक कि हम लोग अगर पहले देखें स्टेज कौन सी है। अगर लोकलाइज स्टेज है तो उसके अंदर हम लोग, और यंग पेशेंट है, एग्रेसिव हो जाते हैं, इसके अंदर हम सर्जरी कर सकते हैं। आजकल तो बड़ी सुविधा हो गई है, उसको हम बोलते हैं रोबोटिक असिस्टेड लेप्रोस्कोपी प्रोस्टेटेक्टमी। रोबोट एक तरह की मशीन आ गई है लेप्रोस्कोप से, उसकी जो प्रोस्टेट है, जो टेक्निक निकालने की काफ़ी ही रिलेटिवली इजीली और सिंपल हो गई है। आजकल तो हम रोबोटिक प्रोस्टेट ऑलमोस्ट डे केयर में हो जाती है। पेशेंट आता है, हम ऑपरेशन करते हैं, उससे अगले दिन हम उसको घर भी भेज सकते हैं। इतना मिनिमली इन्वेजिव ये हो गया है ट्रीटमेंट, जो रोबोटिक असिस्टेड प्रोस्टेटेक्टमी है। दूसरी चीज़ होती है रेडियोथेरेपी। सिमिलरली वेरी गुड रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड विद दी रेडियोथेरेपी, मीन्स बिजली से प्रोस्टेट को जला दिया जाता है।
इन दोनों के रिजल्ट अगर कैंसर की स्टेज अर्ली है और अच्छे किस्म का कैंसर है तो रफली रिजल्ट जो आता है रफली 95 to 99% 10 ईयर सर्वाइवल आ जाता है इसके अंदर। और सपोजिंग कैंसर की जो स्टेज एडवांस्ड है तो उसके लिए हम लोग आज बहुत इजीली और सदियों से चला आ रहा है हार्मोनल ट्रीटमेंट। हार्मोनल ट्रीटमेंट में क्या है कि हमारे जो पुरुष के जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन जो आता है जो टेस्टिस से निकलता है वो प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक तरह के खाने का काम करता है। हम अगर उसको बंद कर देते हैं जैसे ऑर्किडेक्टमी से या मेडिकल कैस्ट्रेशन से तो उसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड जैसे मैंने बताया ये दोनों सिंपल चीज़ें हैं। एंड प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो आजकल दवाइयाँ आ गई हैं एंटी टेस्टोस्टेरोन जिसको हम बोलते हैं उनके तो बड़े अच्छे अच्छे शेड्यूल हो गए हैं। साल में 2 या 3 टीके लगवाने पड़ते हैं, उससे हमारा प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली कंट्रोल में रहता है। एंड अगर हम सपोजिंग ऑपरेशन के लिए फिट है अगर हम दोनों पुरुष ग्रंथियाँ निकाल दें टेस्टिस निकाल दें उससे भी हमारे रिजल्ट बहुत बहुत अच्छे आते हैं। सर टेस्टोस्टेरोन की आपने बात की है तो वो हार्मोन है जो हमें पुरुष बनाता है, फिर आप कह रहे हैं टेस्टिकल का रिमूवल, तो कहीं ऐसा तो नहीं पुरुषत्व ही खत्म हो जाए टेस्टोस्टेरोन और इन सारी चीजों से? बिल्कुल ठीक है। बट पहली बात ये है कि जान है जहान है। बेसिक आज के डॉक्टरी में क्या चीज़ है, लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जान है जहान है। अगर पेशेंट आदमी जिंदा है जिंदगी भी है, अगर जिंदगी नहीं है तो उसके अंदर क्या सेक्स और क्या पुरुषत्व और क्या समथिंग। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लाइफ, जान है जहान है। ये बेसिक प्रीमिस है लाइफ का, डॉक्टरी का, जान है जहान है। और यस अगर पुरुषत्व कैंसर हो भी गया तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी तो वैसे भी जो हमारी संस्कृति है उसके अंदर वी आर डिफरेंट देन वेस्टर्न पीपल। बिल्कुल। जो वेस्टर्न पीपल हैं, यूरोपियंस हैं, आई मीन अमेरिकन हैं, दे आर मोर ऑफ गोनाड सेंट्रिक सोसाइटीज, सेक्स सेंट्रिक सोसाइटीज। वी आर नॉट। तो सर फिर कीमोथेरेपी की बात कर लेते हैं। कीमोथेरेपी का डर इतना ज्यादा है जितना डर कैंसर का भी नहीं है। तो कीमोथेरेपी से जो डर है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं सर कीमोथेरेपी के, तो ऐसे में ये कैसे हम रोकें? और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ठीक है पुरुषत्व से ज्यादा जरूरी हमारी जान है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब पुरुष प्रधान समाज की बात करते हैं तो हमारी मर्दानगी को ठेस पहुंचाना सबसे आसान होता है। कहीं लोग इलाज से ही ना डरने लगे, इलाज को ही लोग अपनी मर्दानगी पर चुनौती ना समझने लगे। इस सोच को कैसे बदलें हम समाज की? सी आई एम इन प्रैक्टिस फॉर लास्ट, हम पिछले 30-40 साल से प्रैक्टिस में, आज तक किसी पेशेंट ने मेरे को इसलिए मना नहीं किया कि हाँ जी उसकी पुरुषत्व कैंसर खत्म हो जाएगा। लोग तो इसमें खुश हो जाते हैं उनकी जिंदगी बच जाएगी। बिल्कुल। सी लाइफ का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जान होनी चाहिए, जिंदगी होनी चाहिए, जिंदा दिली से जिंदगी जीना चाहिए, और उसमें सेक्स इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट इन आवर सोसाइटी। और यस अब जो नई पद्धतियां आ रही हैं, जैसे रोबोटिक असिस्टेंट मैंने बताया कि सर्जिकल टेक्निक्स आ गई हैं, उनके अंदर हम आजकल कोशिश कर सकते हैं कि यस उनका आदमी का पुरुषत्व भी रहे। हाँ, जरूरी तो सर यही है ना कि जल्दी से हम पता लगा लें कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है। अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है तो इलाज तो आसान है ही, फिर हम लेटर स्टेज में जाएंगे, देरी से जागेंगे तो फिर खामियाजा तो भुगतना पड़ ही सकता है। साइड इफेक्ट्स की मैं बात कर रहा था सर, कोई साइड इफेक्ट है क्या? ये जो ट्रीटमेंट आपने मुझे 3 तरह के बताए हैं और फिर उसके बाद आपने कीमोथेरेपी का जिक्र किया, इन सभी ट्रीटमेंट में अलग अलग स्टेज का जो ट्रीटमेंट है, क्या सबके अलग अलग साइड इफेक्ट्स हैं? हाँ डेफिनेटली। अब सर्जरी के साइड इफेक्ट डिफरेंट है, रेडियोथेरेपी के साइड डिफरेंट है, हार्मोन ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट डिफरेंट है, बट यूजुअली साइड इफेक्ट्स आर मिनिमल। दे आर साइड इफेक्ट्स, दे आर नॉट द मेन इफेक्ट्स। अब सर्जरी के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं रोबोटिक सर्जरी के? एक तो जैसे रोबोटिक सर्जरी बहुत ही प्रिसाइज हो गई है, इट इज़ मिनिमली इन्वेजिव, तो पेशेंट लोग जल्दी से अपना काम पे जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। अब साइड इफेक्ट में क्या है? मेन साइड इफेक्ट जो है रोबोटिक सर्जरी का बेसिकली एक हो सकता है इरेक्शन ना हो, पुरुषत्व में हमारे फर्क पड़ जाए, नंबर 1। दूसरा साइड इफेक्ट कभी कभी होता है कि पेशाब के ऊपर कंट्रोल थोड़ा सा कम हो सकता है कुछ देर के लिए। ये 2 मेन साइड इफेक्ट्स हैं सर्जरी के। अब रेडियोथेरेपी के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? रेडियोथेरेपी क्योंकि एक लोकलाइज्ड बर्निंग कर देता है, उस एरिया को जला देता है, तो कभी कभी पेशाब के रास्ते ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ी सी बर्निंग हो सकती है, थोड़ा सा पेशाब के रास्ते में दिक्कत आ सकती है। ये रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं। बट अगेन जैसे मैंने बताया, दे आर साइड इफेक्ट्स, दे आर मिनिमल, दे आर कंट्रोलेबल। अब रही हार्मोनल ट्रीटमेंट जो कि बहुत सालों से मेन स्टे रहा है कैंसर ट्रीटमेंट का, उसका एक ही सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट है कि यस हमारा जो है सेक्स करने की इच्छा और क्षमता खत्म हो जाती है। ये 3 ही साइड इफेक्ट्स हैं मोटा मोटी और हर ट्रीटमेंट के। और जहाँ तक कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी की दवाइयाँ आजकल काफ़ी सेफ होती जा रही हैं, उनके साइड इफेक्ट्स आज से 10 साल पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। अब शायद ही हमें कोई आदमी मिलता हो जिसके बाल झड़ रहे हो, जिसको भूख ना लग रही हो। People are living with prostate cancer for decades now.
लोग 10 साल तक प्रोस्टेट कैंसर से इसके साथ जिंदा रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी आदमी को प्रोस्टेट कैंसर हो जाए तो हम लोग तो क्या कहते हैं, दे विल डाई ऑफ सम अदर कॉज, दे मे डाई ऑफ हार्ट अटैक, दे मे डाई ऑफ ब्रेन हेमरेज, बट प्रोस्टेट कैंसर से मरने की जो है वो जो पॉसिबिलिटी बहुत कम है आज की डेट में। अगर किसी आदमी को प्रोस्टेट कैंसर हो जाए उससे मरने की पॉसिबिलिटी इज ऑलमोस्ट मिनिमल नाउ। बावजूद इसके सर उम्मीद तो रहती है उम्मीद यही कि कैसे ठीक हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर यस सी 2 तरह की बीमारियां होती हैं, एक होती है ट्रीटेबल, एक होती है मैनेजेबल। अब ये जो कैंसर है इट इज़ वन ऑफ द इजीली मैनेजेबल डिजीजेस। अब किसी का दांत खराब हो गया, निकल के चलो ठीक हो गया, अब कैंसर तो ऐसी बात है नहीं, तो बट ये जैसे मैंने बताया इट इज़ इजीली मैनेजेबल, इट इज़ इजीली ट्रीटेबल। ऐसी बीमारी के अंदर क्योर यूजुअली नहीं होती है बट दे आर इजीली मैनेजेबल। और जैसे मैंने बताया लोग डिकेड 10 साल इसके साथ जिंदा रहते हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स एक्सेप्ट जो मैंने 2-3 बताए। सर नवंबर का महीना है, इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जा रहा है, तो ऐसे में आखिरी सवाल आपसे यही कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे दर्शकों को, क्योंकि जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है, सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई आखिरी मैसेज हमारे दर्शकों के लिए कि हम बचे तो बचे कैसे? सी बचना तो हमारे हाथ में है नहीं, ये तो भगवान के हाथ में है, इट इज ऑल द ऑलमाइटी गॉड व्हिच डिसाइड्स। बट यस हमें अवेयर होना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए और हमें साल में एक बार अपने डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए कि भाई हमारे सारे साइड स्क्रीनिंग टेस्ट कर लो। और हमेशा अपने डॉक्टर से अच्छी दोस्ती बना के रखें, जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनके पास जाएं, साल में अवश्य एक बारी जाएं, कोई परेशानी है चाहे नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधीर चड्ढा आपका, बहुत ही विस्तृत तरीके से बात करने के लिए और खुलकर बात करने के लिए। तो प्रोस्टेट कैंसर से कैसे बचना है, कैसे सावधानी बरतनी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस पर हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुधीर चड्ढा से। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।